इकोनॉमिक सेक्शन का अगस्त विजन का गाइस मैगज़ीन है, मंथली मैगज़ीन, उसका हम अगस्त 2023 का ये पार्ट करने जा रहे हैं। 5 टॉपिक्स ऑलरेडी गाइस कवर हो चुके हैं, प्लीज़ लुक इनटू दैट। और आज हमारी जो थर्ड पार्ट की वीडियो है इसमें भी हम 3 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो जो छठा टॉपिक है इसके अंदर है वो रिलेटेड है आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, यानी कि डीबीटी। देखो बहुत बारी आपने टर्म सुना है, डायरेक्ट से समझ में आ रहा है, बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी है उसको कोई बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की बात हो रही है। वो किस किस तरह से किया जाता है, न्यूज़ में ये क्यों रहा, इसके फ़ायदे क्या हैं, कब से ये आया, इसके इम्पैक्ट इंडिया की कंट्री में क्या पड़ रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ने 2.73 लाख करोड़ रुपीज़ को सेव किया है टैक्स पेयर्स का 2014 से 2023 में, क्योंकि उन्होंने उसका रीज़न बता रहे हैं कि हो क्यों पाया, सेव क्यों हो पाया 2.73 लाख करोड़, क्योंकि डीबीटी करा गया है। मनी सेंड किया जाता था टारगेट बेनिफिशरीज़ को डायरेक्टली उनके अकाउंट में, कोई बीच में इंटरमीडिएरी नहीं होती थी, ठीक है। अब देखो इसका ना जो ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस था वो कैसा था वो मैं आपको बता दूं। देखो इसमें इसका जो प्रोसेस था गाइस वो था सबसे पहला कैश ट्रांसफ़र वाला प्रोसेस। कैश ट्रांसफ़र वाले प्रोसेस का मतलब है कि जैसे पहल है ना, पहल स्कीम आपको याद होगा, आपका एलपीजी रिलेटेड, राइट। एंड देन आपका आप समझो एमजी नरेगा था, एनएसएपी था। तो यहाँ पर क्या होता था, डायरेक्टली आपका कैश ट्रांसफ़र किया जाता है। कहीं कहीं पे ऐसी स्कीम थी जहाँ पर इन काइंड ट्रांसफ़र किया जाता था, जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो वहाँ पर दाल चावल है ना सस्ते सब्सिडाइज रेट पे दिए जा रहे हैं, तो वो भी आपको इन काइंड ट्रांसफ़र हो गया। कुछ दूसरे भी ट्रांसफ़र्स होते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए करा जाता था, आशा वर्कर्स को दिया जाता था अंडर एनएचएम। तो यहाँ पर ये सारे के सारे तरह के यहाँ पर ट्रांसफ़र बेसिकली इसके अंदर आते हैं। इसका स्कोप जो है ये वही है। डीबीटी बेसिकली गाइस क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी लाती है, ठीक है। बीच के जो पिल्फरेजेस हैं, है ना, करप्शन पहले बहुत ज़्यादा होता था। जैसे देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे ही जाते थे तो पता चला जी रामलाल श्यामलाल 2 अकाउंट थे, रामलाल के अकाउंट में पूरा घर उसका खा नहीं पा रहा, श्यामलाल का परिवार उसके कार्ड से सब कुछ खा रहा है, ठीक है। कोई आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं होते थे, तो बहुत सारी ना लीकेजेस थी बीच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंड्स का स्पॉन्सर करता है यूनियन गवर्नमेंट और उसको वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। अच्छा ये रोल्ड आउट कब हुआ, 2023 में हुआ था सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है 2014 में। नोडल एजेंसी जो बेसिकली इस पे काम कर रही है डीबीटी मिशन पे, वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड सेक्रेटरी। तो डिसबर्समेंट सारे के सारे जो चैनल हैं वो आपके पीएफएमएस के थ्रू होते हैं, पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत होते हैं। आधार में रिक्वायरमेंट की बात करोगे, देखो आधार इज़ नॉट मैंडेटरी इन डीबीटी स्कीम्स। आधार बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं होता है डीबीटी स्कीम्स में। बस एक बात ज़रूर याद रखो, देखो आधार कार्ड अगर आप देखोगे तो वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है हम सबकी, ठीक है। और टारगेट ऑडियंस को कैच करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है आधार, ठीक है। बेनिफिशरीज़ को इनकरेज इसीलिए किया गया था, आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, ठीक है। अब डीबीटी के लिए आपके पास 4 चीज़ें आ जाती हैं जिससे इनेबल हुआ डीबीटी। तो पहली चीज़ थी आपको जैम, दैट इज़ जनधन, आधार, मोबाइल। तो ट्रिनिटी आपको याद होगा, ये इसीलिए किया गया था गाइस ताकि आपको अब बिल्कुल याद होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसको 2014 में लाया गया था। तो उसमें यहाँ पर क्या किया जाता था, इनेबल ट्रांसफ़र आसानी से हो, लीकेज प्रूफ बेसिकली पता चले, वेल टारगेटेड, कैशलेस और टाइमली मैनर में बेनिफिट जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट बेनिफिशरी है, उस तक पैसा पहुंच सके, इसीलिए स्कीम लेकर आई गई थी। उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि डोर स्टेप पे ऑन टाइम डिस्पर्स किया जाए पेमेंट्स को, उसके लिए किया गया। पेमेंट बैंक्स को भी उस टाइम आपने देखा होगा कि बड़ी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होने लगा, ताकि रिमोट एरिया तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुँच सकें, इसलिए पेमेंट बैंक्स क्रिएट करे गए। मोबाइल मनी क्रिएट करा गया कि मोबाइल प्लेटफॉर्म्स को बोला गया कि भाई कैशलेस ट्रांजेक्शन कराओ आप, है ना, यूजिंग आधार को एक आइडेंटिफायर लेकर उसको ऐसे करा लो आप। तो वो भी एक शुरू हो गया था। तो ये सारी से ना डीबीटी जो हुआ वो इस तरह से होने लग गया। अच्छा अब देखो डीबीटी आने से इम्पैक्ट क्या पड़ा। एक इम्पैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि काफ़ी सारा पैसा सेव हुआ है हमारा। दूसरा फ़ायदा देखो क्या हुआ, एक्सपीडिएटेड फंड ट्रांसफ़र। फ़ंड ट्रांसफ़र करना बड़ा आसान हो गया। देखो आप जैसे स्कीम है आपकी एलपीजी पहल स्कीम है या आपकी पीएम आवास योजना है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट क्यों हो पाई, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, आराम से फ्लो ऑफ फंड हो रहा है, इन्फॉर्मेशन हो रही है, आराम से जा रहा है, कोई फ्रॉड की गुंजाइश नहीं है बीच में, करप्शन कम होता है इससे, इंटरमीडिएरी क्योंकि एलिमिनेट ही हो गई है ना, जैसे इंक्लूडिंग योर गवर्नमेंट ऑफिस एज वेल, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जाना है, कोई सब्सिडीज़ का डिप्लीकेशन नहीं है। इससे लोगों का क्या होगा, लोग अपने बैंक अकाउंट्स खोलेंगे, सेविंग की हैबिट आएगी उनके अंदर, तो इकॉनमी भी बूस्ट होगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। बेटर मॉनिटरिंग भी हो सकती है सिटीजन्स की, एम्पावर्ड सिटीजन्स होंगे, उन ई गवर्नेंस सिस्टम में पार्ट बन पाएंगे वो, ठीक है।
उसके बाद लेकिन देखो फिर भी चैलेंजेस हैं, है ना, इम्प्लीमेंटेशन करने में, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है बेनिफिशरी को। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स है पीएम किसान योजना में, करोड़ ऑफ फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन एलिजिबल बेनिफिशरीज को। तो जब आइडेंटिफिकेशन इनरोलमेंट की बात होती है तो वहाँ पर हमारे साथ समस्या पता है क्या होती है, हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मैनेजमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो छूट जाता है। कंप्लायंस इश्यूज़ हैं, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो जाता है कभी कभी, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसके पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं है तो ट्रांजैक्शन फेलियर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रॉब्लम है, जो रूरल एरिया का बंदा है, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके बैंक अकाउंट होते नहीं है और उनको कोई लेना देना भी नहीं है बैंक अकाउंट से, क्योंकि ये सब उन्होंने प्रोसेस कभी समझे ही नहीं। डिजिटल डिवाइड इलिटरेसी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो अगर आपने इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की देखी हो, डिजिटल डिवाइड बाय ऑक्सफैम की रिपोर्ट होती है ये, इसमें इतना हमारा डेटा खराब आया है कि अमंग द पुअरेस्ट 20% ऑफ हाउस होल्ड ओनली 2.7% ऑफ एक्सेस टू कंप्यूटर, और 8.9% को लगा लो, 20% जो हाउस होल्ड है इतने पुअर हैं कि मतलब एक्सेस कंप्यूटर का इतना कम है, इंटरनेट फैसिलिटी इतनी पॉइंट्स में कम है, 8.9% ही है। उसके बाद देखो इनइफेक्टिव हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा नहीं है, कस्टमर केयर सर्विसेज हमारी अच्छी नहीं है इस मामले में, जिसकी वजह से प्राइवेसी ब्रीच होती है, डेटा सिक्योरिटी का क्राइसिस आता है। अब क्या किया जाए वे फॉरवर्ड में, तो बोल रहे हैं सबसे पहले ना अपना अच्छा सा कस्टमर केयर सेंटर बनाओ। अच्छा सा मतलब ये नहीं कि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, ट्रेनिंग अच्छे प्रोफेशनल्स को बुलाओ, वहाँ पर वो बेसिकली यहाँ बैठें, कॉन्सेप्चुलाइज करें, पीएमओ को कोऑर्डिनेट करके अच्छे से बताएं, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक ढंग से दें, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड आपका इंटरेक्शन चाहिए। देखो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्ट्री है, वो लॉन्च करें ना, रूरल बैंक एनपीसीआई से करें, अपने सिस्टम को घुसाओ उसके अंदर, वुमेन एजेंट्स भी प्रमोट करो, आप क्यों नहीं करोगे आप, है ना, करो उसको भी वुमेन बेनिफिशरीज बनाओ ताकि उसका एक्सेस वुमेन बेनिफिशरीज का भी बढ़े। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो भाई आपका सीधा भारत नेट है, उसको उठा लो ना, भारत नेट को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए तो बनाया आपने, उसको करो आप अच्छे से काम उस पर। तो गाइस ये सब चीज़ें को आप लिख कराओगे, मेंशन करोगे पेपर में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है, नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस पॉलिसी में उसने क्या प्रमोट करा है, यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, रोड मैप तैयार करो, मॉडर्नाइज करो डेटा कलेक्शन को, टाइमली डिसमिनेशन को, ठीक है। तो इस पॉलिसी में बेसिकली रीइंफोर्स करा जा रहा है यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इंडिया में अडॉप्ट भी हुआ था। अच्छा, आपका जो UNFPOs है ना, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर बेसिकली बताया गया जो स्टैटिस्टिक्स है ना, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज से हुआ है वो, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेटस अगर आप ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया में देखोगे तो सबसे बड़ा सीन है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल जो सिस्टम है इंडिया का इज़ लिटरली डिवाइड अमंग आपकी यूनियन मिनिस्ट्रीज एट सेंट्रल लेवल पर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक नोडल एजेंसी है जिसने सारा कुछ तैयार करा है। स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है गाइस, डिसेंट्रलाइज करेंगे सर्विसेज को ये। एपेक्स लेवल पर आपका डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बैठा है जो सारी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा। एक नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिठाया है, 2006 में बिठाया गया था, ताकि रिकमेंडेशन ये ना सी रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन पे बिठाया गया था। 7th शेड्यूल में हमारा ये स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर पेपर में पूछा जा सकता है, कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल कवर है आपके 7th शेड्यूल में, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखो क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई स्टैटिस्टिकल के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। देखो सबसे पहली बात, आपको डेटा, आपने अभी DBT पढ़ा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, आपके साथ आपने पढ़ा कि वहाँ क्राइसिस होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास एलिजिबल बेनिफिशियरी छूट जाता है, इन एलिजिबल को हम बहुत सारा पैसा डिस्बर्स कर चुके होते हैं। तो अपने डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए वी डेफिनेटली नीड दैट पॉलिसी, ताकि इनोवेशन हो, सर्वे में रिस्पॉन्डेंट बर्डन खत्म हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो स्टैटिस्टिक्स का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे आपके बिग डेटा एनालिटिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, ये सारे के सारे आपके अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरत है। उसके बाद पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप सोचो क्वालिटी का डेटा आपके पास होगा तो पार्टिसिपेटरी इन्फॉर्म सिटीजन भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है अपने सिटीजन के बारे में, आसानी से फीडबैक दे पाओगे, अपनी पब्लिक कॉन्फिडेंस इस तरह से राइज हो जाएगा, उसको ट्रस्ट भी गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो कोर स्टैटिस्टिक्स का देखो काम यही होता है, नेशनल लेवल पे वो इंपॉर्टेंस है, मैंडेटरी है वो आपके गवर्नमेंट के ऑल लेवल्स पर, प्रिस्क्राइब डेफिनेशन देता है चीज़ों की, लाइक दिस। नाउ व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स बेसिकली मेंशन्ड इन योर पॉलिसीज। तो सबसे पहला काम इन्होंने करा है, इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम को क्रिएट करा है, इंटरलिंक कर रहे हैं डेटा सेट्स वगैरह, डिजिटल सर्वे प्लेटफॉर्म बनाया फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, ऑनलाइन डेटा वेयर हाउसेज हैं, ये सब काम किए जा रहे हैं। कोर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बनाए जा रहे हैं, 8 डोमेन्स हैं उसके अंदर, ठीक है।
मतलब जीडीपी का प्रोडक्ट ले लिया, प्राइस इंडाइसेस, एसडीजी, सब कुछ तरह से डिज़ाइन करा गया है। इनोवेटिव बनाए गए हैं बहुत सर्वेज आपके, ताकि ना हो, गैप ना आए डेटा की अवेलेबिलिटी पर। क्वालिटी को इन्हांस करा गया है, ठीक है। नीति आयोग ने बेसिकली इसके लिए ना डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स भी बनाया कि चेक करना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सही है, डेटा प्रोडक्ट ठीक भी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी की हेल्प भी ली है इसमें, स्टैटिस्टिकल ऑफिशियल्स को भी इसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करा है। तो गाइस बेसिकली जो एनपीओज है इसका यही एक काम होगा कि ना बहुत डेटा होगा तो अच्छे से डिलीवरी भी कर पाओगे, रिलायबल होगा तो आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स अच्छे होंगे, फिर आपकी डेटा ड्राइवन गवर्नेंस के फॉर्म में आप निकल कर आओगे ना, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। आप समझ रहे हो, दैट इज वाई डेटा इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक और वॉट एवर आपके एक सिस्टम के लिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए सबसे ज़रूरत है कि डेटा आपके पास अच्छा हो, बिल्कुल सही और एकदम एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, से भारत एनसीएपी भी कहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम फॉर व्हीकल्स को रोल आउट करा है, ताकि भैया आपकी जो बहुत ज़्यादा कोलिजन वगैरह हो जाते थे, अभी आपने देखा ही था बालासोर डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ था उड़ीसा के अंदर, बहुत ज़बरदस्त गाइस वो था। तो रोड ट्रांसपोर्ट बेसिकली सेफ्टी के लिए ही लेकर आई है, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा, इंडिया को जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है ना उसको व्हीकल टेस्ट देना पड़ता है, इवेलुएट कर रहा हो, 5 स्टार रेटिंग होगा तो फिर उसको मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, कई सारे असेसमेंट सिस्टम्स लगाए हैं, कई सारे टेस्ट प्रोटोकॉल्स लगाए हैं। तो बेसिकली मॉडल किया जा रहा है ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत, ताकि यूनिवर्सल जो अडॉप्शन है यूनाइटेड नेशंस के मोटर व्हीकल को लेकर वैसा ही किया जाए। क्योंकि हमारा है लाइक कि अब देखो ग्लोबल एनसीएपी मेजर प्रोजेक्ट लेकर चल रही है ना टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन, तो जो यूके रजिस्टर्ड चैरिटी का बेस्ड है वो। अब भारत एनसीएपी का काम क्या होगा कि पैसेंजर व्हीकल्स हैं जिसकी भी 8 सीट, जैसे मान लो आपकी गाड़ी में ड्राइवर सीट को मिला के 8+1 सीट हैं, ठीक है, और उसका अगर उसका जो वेट है वो एक्सीड कर रहा है 3500 kg से, आइदर मैन्युफैक्चर सोल्ड इन इंडिया, तो एप्लीकेबिलिटी कंबशन इंजन व्हीकल्स होने चाहिए, सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब इस प्रोग्राम में टेस्ट होंगे। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ऑक्यूपेंट जैसे आप देखो यहाँ पर पूरा रोड ट्रांसपोर्ट को अच्छा किया जा रहा है। तो यहाँ पर से मैंने आपको एग्जांपल दिया रेलवे ट्रांसपोर्ट, वहाँ के भी देखो आपने हम कई सिस्टम कवर सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भारत जो आपका यहाँ पे एनसीएपी का काम है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा है, आपके एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए, है ना, ताकि सेफ्टी असेसमेंट 3 टेस्ट होंगे इसमें। आपके फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट है, साइड इम्पैक्ट टेस्ट है, साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट है, ये दोनों सेपरेट स्टार रेटिंग होगी इनके ऊपर आपकी, एडल्ट ऑक्यूपेंट और दूसरा। अच्छा फॉर्मेट क्या टेस्टिंग का, टेस्टिंग वॉलंटरी है, कार मेकर्स भी इंकरेज किएंगे उनके जो मॉडल्स हैं वो आपके एक तो अच्छे हों, और उसके साथ साथ आपका जो ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको भी मैंडेशन बोली गई है कि अपने लेबोरेटरी वगैरह जो पुणे और चक्कन में है वहाँ पे जाके एकदम ठीक ठाक से काम करिए। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है, रोड सेफ्टी बढ़ेगी आपकी कि नहीं बढ़ेगी, अगर आप कंज्यूमर को इन्फॉर्म डिसीजन लोगे भैया कार खरीदने से पहले ही समझ लो इस सेफ्टी, इसकी डिमांड क्या है सेफ्टी गार्ड्स की, ठीक है, डिमांड समझ लो। उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्राइवन होएगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस है ना वो अच्छी होती चली जाएंगी। आपको पता होगा कि मैंडेटरी डुअल फ्रंट एयर बैग्स लगाने हैं, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम बनाना है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बनाने हैं। कॉस्ट सेव होगी इससे आपकी 60 लाख आपके अप्रॉक्सीमेटली इससे बचेंगे एज कम्पेयर टू सिमिलर टेस्ट जो आपके ओवरसीज में 2.5 करोड़ बचते हुए। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट वर्थनेस बढ़ेगी, इंडियन कार्स की ग्लोबल मार्केट में हमारी गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। तो भारत एनसीएपी बेसिकली देखो कैजुअलिटीज़ को रिड्यूस कर रही है, इंजरीज़ को रोकने की कोशिश कर रही है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर्स को, ताकि उनके ऊपर स्ट्रेन कम लगे, और सोसाइटल इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, ट्रॉमा से बचोगे आप। रोड ट्रैफिक इंजरीज अच्छी थोड़ी ना होती हैं, डेथ अच्छी थोड़ी ना होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ डूइंग इट, ठीक है। तो भारत एनसीएपी समझ के। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक उड़े देश का आम नागरिक स्कीम गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।